हैं और वहां पर जो पानी होता है, एकत्र पानी वर्षा का होता है, वो आता है पीने के काम। ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। इस अमृत को पाने के लिए मरुभूमि के समाज ने खूब मंथन किया है। यानी ये जो मीठा पानी जिस तरह कुएं में इकट्ठा होता है, इस पानी को पाने के लिए जो मरुभूमि का समाज यानी यहाँ रहने वाले लोग हैं, उन्होंने खूब मंथन किया है, यानी खूब विचार किया है, इस पर चिंतन किया है, अपने अनुभवों को व्यवहार में उतारने का पूरा एक शास्त्र विकसित किया है। यानी जो भी उनका एक्सपीरियंस है, इतने सालों से जो वो उनके पूर्वज खुदाई करते आ रहे हैं और जो कुछ उन्होंने अनुभव किया है, उस अनुभव को उन्होंने बिल्कुल पूरा एक शास्त्र उसका विकसित कर दिया है। यानी उस पर पूरा एक शास्त्र लिखा जा सकता है, इतने अनुभव है। और इस शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध पानी को 3 रूपों में बांटा है। यानी इन लोगों को जो भी एक्सपीरियंस हुआ है, चेलवांजों को जो ये कुएं खोदने का काम करते हैं, उन्होंने अलग अलग जगहों पे इतनी तरह से खुदाई की है कि उनको बहुत सारी बातें नॉलेज में आई हैं उनकी। तो उसको पूरा शास्त्र अगर हम पढ़े तो उस हिसाब से पानी को इन्होंने 3 रूपों में बांटा है, चेलवांजों ने, मतलब जो कुएं खोदने वालों ने। कौन सा 3 रूपों में बांटा है? पहला रूप है पालर पानी, यानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी। यह धरातल पर बहता है और इसे नदी, तालाब आदि में रोका जाता है। यानी पहला पानी तो पालर पानी कहते हैं ये लोग, जिसको ये नदी तालाब में वर्षा का जल बरस के जो ताल तलैया में इकट्ठा हो जाता है तालाब में, वो कहलाता है पालर पानी। ठीक है। यहाँ आदि शब्द में भी बहुत नहीं, इसे नदी, तालाब आदि में रोका जाता है। नदी, तालाब आदि। अब ये कह रहे हैं यहाँ पर आदि शब्द में भी बहुत कुछ छिपा है, उसका पूरा विवरण आगे कहीं और मिलेगा। अब वो आदि और क्या है उसका बाद में बताएंगे, आगे पाठ पढ़ने पर पता चलेगा। पानी का दूसरा रूप पाताल पानी कहलाता है। यह वही भूजल है जो कुओं में से निकाला जाता है। अब कुएं वगैरह खोदते हैं और कुएं में से जो मीठा पानी निकलता है वो कहलाता है पाताल पानी। एकदम पाताल तक खुदाई करके तब निकलता है तो पाताल पानी कहा जाता है। फिर पालर पानी और पाताल पानी के बीच पानी का तीसरा रूप है रेजानी पानी। पालर पानी तो समझ में आ गया, पाताल पानी समझ में आ गया, इन दोनों के बीच एक और पानी का रूप है, उसका नाम है रेजानी पानी। धरातल से नीचे उतरा लेकिन पाताल में न मिल पाया पानी रेजानी। यानी धरातल से नीचे तो उतरा लेकिन पाताल के पानी से मिल नहीं पाया। कौन सा? जो ये कुइयों द्वारा खोदते हैं, अभी बताया ना, कुई में जो खोदा जाता है, तो ये पानी कहलाता है रेजानी पानी। वर्षा की मात्रा नापने में भी इंच या सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द का प्रयोग होता है। यानी वर्षा का कितना जल है, साइंटिस्ट लोग तो इंच से नापते हैं कि 15 mm या इतने mm पानी बरसा है ना, लेकिन इंच सेंटीमीटर से ये लोग नहीं नापते कुएं खोदने वाले, ये रेजा बोलते हैं। नापने का जो इनका शब्द का प्रयोग करते हैं, ये रेजा शब्द का प्रयोग करते हैं। और रेजा का माप धरातल पर हुई वर्षा को नहीं, धरातल में समाई वर्षा को नापता है। अच्छा, ये धरातल के ऊपर जो वर्षा हुई, जैसे हमारी सड़क के ऊपर इतना मोटी इंच पानी की हुई, उसको नाप के हम लगाते हैं कि 5 इंच वर्षा हुई, लेकिन ये लोग उस वर्षा को उस तरीके से नहीं नापते, बल्कि वर्षा का जल धरती में जितना समाया, जितना सोख लिया गया, उसको नापता है। ठीक है ना। और उसको ये लोग किस तरीके से बताते हैं? रेजा शब्द से बताते हैं। मरुभूमि में पानी इतना गिरे कि 5 अंगुल भीतर समा जाए तो उस दिन की वर्षा को 5 अंगुल रेजो कहेंगे। यानी अगर मरुस्थल में पानी इतना गिरा कि 5 अंगुल भीतर समा जाए, यानी 5 उंगली के बराबर भीतर समा गया, तो ये लोग इसको नापने के लिए कोई सेंटीमीटर मीटर का नाप नहीं लेंगे, ये कहेंगे 5 अंगुल रेजा पानी बरसा। ठीक है ना, 5 अंगुल रेजा। तो ये बात समझ में आई। पानी के 3 रूप कौन से हैं? पालर पानी। पालर पानी कौन सा है? जो कि ताल तलैया, तालाब, बावड़ी, वर्षा का जल जहाँ इकट्ठा हो जाता है वो होता है। दूसरा होता है पाताल पानी, जो धरती के नीचे काफी गहरा खोद के मीठे पानी का जो कुआं खोद के जो मिलता है वो होता है पाताल पानी। और तीसरा है रेजानी पानी। रेजानी पानी कौन सा है? जो ना तो पाताल तक पहुंचता है खारे पानी पे, वो खड़िया मिट्टी के पत्थर की पट्टी तक पहुंच के उसके ऊपर तक ही रहता है, यानी धरती से तो सूखा, मिट्टी से तो, लेकिन वो नीचे जाके नहीं मिला, तो बीच में ही जो अटक के रह गया वो रेजानी पानी।
और उसको नापने के लिए ये लोग रेजा शब्द का प्रयोग करते हैं, जो कि ये वर्षा का जल कितना भीतर समाया उस आधार पे नापते हैं। ठीक है। रेजानी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताल पानी से अलग बना रहता है। ऐसी पट्टी के अभाव में रेजानी पानी धीरे धीरे नीचे जाकर पाताली पानी में मिलकर अपना विशिष्ट रूप खो देता है। यदि किसी भूजल पाताली पानी खारा है तो रेजानी पानी भी उसमें मिलकर खारा हो जाता है। और फिर क्या होता है, अगर कहीं मान लीजिए जो खड़िया पट्टी है वो नहीं है, कहीं मिट्टी के नीचे खड़िया मिट्टी पट्टी जो है वो नहीं है पत्थर की, तो उसके अभाव में क्या होता है, धीरे धीरे जो मीठा पानी वर्षा का जल है ये जाके नीचे पाताल पानी से मिल जाता है, और पाताल पानी में मिलकर इसका जो मीठापन है वो खत्म हो जाता है, अपना रूप खो देता है। क्योंकि अगर किसी भूजल पाताल पानी भी खारा निकला, मानो खारा पानी का भी है कुआं कोई, तो फिर उस पानी में मिलकर ये रेजानी पानी जो मीठा है ये भी खारा हो जाता है। अब आगे चलो, पेज नंबर 14 पे आ जाओ। इस विशिष्ट रेजानी पानी को समेट सकने वाली कुई बनाना सचमुच एक विशिष्ट कला है। और ये जो रेजानी पानी है जो ये धरती के भीतर समाता है, इसको इकट्ठा करना, इसको नीचे पाताल के खारे पानी से ना मिलने देना, इसको इकट्ठा करना अपने आप में एक कला है। 4-5 हाथ के व्यास की कुई को 30 से 60-65 हाथ की गहराई तक उतारने वाले चेजारो कुशलता और सावधानी की पूरी ऊंचाई नापते हैं। यानी कि ये जो 4-5 हाथ व्यास की, बहुत कम व्यास की जो कुई होती है, इसको 60-65 हाथ की गहराई तक खोदने वाले जो होते हैं ये चेजारो, ये बड़ी कुशलता से काम करते हैं, तब ये अपनी कुई बना पाते हैं। चेजो यानी चिनाई का श्रेष्ठतम काम कुई का प्राण है। इसमें थोड़ी सी भी चूक चेजारो का प्राण ले सकती है। चेजो यानी चिनाई का काम, यानी जो कुई बनाने का काम होता है ये अपने आप में बड़ा रिस्की काम होता है ना। वैसे तो ये बहुत इसको चिनाई का श्रेष्ठतम काम है, यानी अपने आप में ये कुई बनाना एक बहुत बड़ा कठिन काम है, और इसमें थोड़ी सी भी अगर असावधानी हुई तो जो कुई खोदने वाला है उसकी जान भी जा सकती है। और फिर आगे की खुदाई रोक कर अब तक हो चुके काम की चिनाई की जाती है ताकि मिट्टी भसक के धसे नहीं। जब मिट्टी जो है कई बार धस भी जाती है, तो जब पूरी खुदाई कर लेते हैं तो उसके बाद ये चिनाई का काम करते हैं। चिनाई समझते हो ना, प्लस्तर जिसको आप कहते हो, तो उस कुई को बनाने के लिए प्लस्तर का काम करते हैं ताकि मिट्टी कहीं से धसके नहीं। 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ती जाती है और हवा भी कम होने लगती है। 20-25 हाथ नीचे खुदाई करने वाला जब जाता है तो धरती पर नीचे उसको धरती के अंदर गर्मी भी बढ़ती जाती है और हवा भी कम होने लगती है। तब ऊपर से मुट्ठी भर भर कर रेत नीचे तेजी से फेंकी जाती है। मरुभूमि में जो हवा रेत के विशाल टीलों को तक को यहाँ से वहां उड़ा देती है, वही हवा यहाँ कुएं की गहराई में एक मुट्ठी रेत से उड़ने लगती है और पसीने में नहा रहे चेलवांजी को राहत दे जाती है। यानी कि अब उस गर्मी जो खुदाई कर रहा है अंदर उसको गर्मी लग रही है, तो क्या करते हैं, ऊपर से जो एक मजदूर होता है वो मिट्टी फेंकता है मुट्ठी भर के, और मिट्टी फेंकते ही जो अंदर धरती पे अंदर गहराई में जो गर्म हवा है वो निकल के बाहर आती है। पहले भी ये चीज बता चुके हैं ना। तो इस तरीके से वहां ठंडी एकदम हवा का झोंका सा आता है और जो अंदर काम कर रहा है उसको थोड़ी राहत मिलती है। कुछ जगहों पर कुई बनाने का यह काम कठिन और भी कठिन हो जाता है। किसी किसी जगह ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं होता, तब कुई को रस्से से बांधा जाता है। यानी कहीं कहीं पर ईंट की जो चिनाई करते हैं, जो दीवार बनाते हैं, वो मुश्किल हो जाता है कहीं कहीं पर, तो फिर ये लोग रस्से से बांधा जाता है, कुई को रस्से से बांधा जाता है। यानी ये लोग रस्से से, मेरे ख्याल उसको कुई को क्या करते हैं, रस्सी से उसको चिनाई करते हैं। अगर आप देखो तो यहाँ पे ये जो काम कर रहा है ऐसे लग रहा है ना जिससे इसने रस्से से चिनाई की हो। जो एक गड्ढे के अंदर बैठा हुआ आदमी है
यानी कहने का मतलब वो ईंटों की चिनाई जहाँ मुश्किल होती है, जगह कम होती है, तो वहां फिर रस्से की चिनाई करते हैं, रस्सा लगा देते हैं ताकि वो मिट्टी धसके नहीं। पहले दिन कुएं खोदने के साथ साथ खीप एक प्रकार की घास होती है जिसके रेशों से रस्सी बनाई जाती है, तो उसको खीप कहते हैं। तो खीप नाम की घास का ढेर जमा कर लिया जाता है। चिंजारों खुदाई शुरू करते हैं और बाकी लोग खीप की घास से कोई 3 अंगुल मोटा रस्सा बटने लगते हैं। पहले दिन का काम पूरा होते होते कुएं कोई 10 हाथ गहरी हो जाती है। यानी ये जो जिससे रस्सा बनाया जाता है, ये एक विशेष प्रकार की घास होती है। इसका ढेर भी ये लोग किनारे ऊपर इकट्ठा रख लेते हैं कि जैसे जैसे खुदाई होती है वहां रस्सा जो है ये 3 अंगुल मोटा, 3 अंगुल यानी कम से कम 3 अंगुल की मोटाई का रस्सा जो है वो बट लेते हैं उस घास से, और वो उसको लगाते जाते हैं। अब देखो ये लेसन ऐसा है कि जो आपको बिल्कुल एकदम अनोखी बात जानने को मिल रही है, जो कभी हमने नहीं पढ़ी, अभी पहले कभी नहीं पढ़ी ना। मैंने भी पहली बार ही आप लोगों के साथ मैं भी पढ़ रही हूँ कि कुएं कैसे बनाई जाती है, कुएं खोदने वाले क्या कहलाते हैं, किस तरह के पानी प्राप्त होता है राजस्थान में। तो ये सब हमको देखो नई नई चीजें पढ़ने को मिल रही है। इसके तल पर दीवार से साथ सटाकर रस्से का पहला गोला बिछाया जाता है। यानी नीचे जैसे जैसे गहराई होती जाती है वैसे उस रस्सी को गोलाकार तरीके से मिट्टी में दबाते चलते हैं, और फिर उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा इस तरह ऊपर आते जाते हैं। खीप घास से बना खुरदुरा मोटा रस्सा हर घेरे पर अपना वजन डालता है और बटी हुई लड़ियां एक दूसरे में फंसकर मजबूती से एक के ऊपर एक बैठती जाती हैं। रस्से का आखिरी छोर ऊपर रहता है। यानी एक तरीके से जैसे आपने वो रामायण में देखा होगा कि जिस समय हनुमान जी जब लंका जाते हैं तो वहां रावण उनको बैठने के लिए कोई स्थान नहीं देता, तो भगवान हनुमान जी जो है वो अपनी पूंछ को बहुत लंबा करते हैं और वो अपनी पूंछ का ही गोल घोरा बना के ऐसे 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 बिल्कुल ऊपर सिंहासन अपना बना के बैठ जाते हैं। देखा है वो सीन कभी आपने या समझ सुना है? तो जिस तरीके से वो गोल घेरा बनाते हैं, समझ लो रस्सी का वही गोल घेरा नीचे मिट्टी में बनता चलता है और इनकी कुएं तैयार हो जाती है। आया समझ में? तो इस तरीके से रस्से का आखिरी छोर ऊपर रह जाता है। अगले दिन फिर कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती है और रस्से की पहले दिन जमाई गई कुंडली दूसरे दिन खोदी गई जगह में सरका दी जाती है। ऊपर छूटी दीवार में अब नया रस्सा बांधा जाता है। रस्से की कुंडली को टिकाए रखने के लिए बीच बीच में कहीं कहीं चिनाई भी करते जाते हैं। अब जहाँ पे रस्सी खत्म हो गई और दूसरी रस्सी शुरू हुई तो वहां ज्वाइंट पे वो अलग अलग ना हो जाए, तो इसलिए ऐसे स्थानों पे थोड़ी थोड़ी चिनाई भी करते जाते हैं ताकि वो दोनों सिरे मिले रहें। अगले दिन फिर कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती है और रस्से के पहले दिन, अच्छा ये तो हो गया ना, हाँ ये तो हो गया दूसरा। हाँ तो अंगद या हनुमान जी किसी के साथ हुआ होगा, लेकिन हुआ था इतना मुझे ध्यान है। हनुमान जी के साथ भी, हाँ अंगद के साथ हुआ था, हनुमान जी को तो पकड़ लिया था उन्होंने। अंगद इज राइट, है ना, क्योंकि हनुमान जी को तो पकड़ के उनकी पूंछ में आग लगा दी थी। ये अंगद जब गए थे और वो उनका पांव नहीं हिला पाया था, वो वाली घटना है। हाँ तो अब थर्ड पैराग्राफ, पेज नंबर 15, थर्ड पैराग्राफ। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुएं में रस्से की एक ही कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने में लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। यानी कि अगर आपको 15 हाथ यानी कि समझ लो 15 मीटर के आसपास एक 5 हाथ की कुएं के व्यास में आप रस्सी की कुंडली बनाने का एक घेरा बनाने के लिए आपको इतना लंबा रस्सा चाहिए। एक हाथ की गहराई में रस्से के 8-10 लपेटे खप जाते हैं। यानी एक हाथ की गहराई खोदनी है तो 5-10 सर्किल बन जाते हैं और इतने में ही रस्से की कुल लंबाई 150 हाथ हो जाती है।
अब यदि 30 हाथ गहरी कुएं की मिट्टी को थामने के लिए रस्सा बांधना पड़े तो रस्से की लंबाई 4000 हाथ के आसपास बैठती है। तो यानी सोच लो आप, अगर 30 हाथ गहरी कुएं आपको बनाना है तो उसकी मिट्टी को रोकने के लिए लगभग 4000 हाथ के आसपास लंबी रस्सी आपको चाहिए। और नए लोगों को तो समझ भी नहीं आएगा कि यहाँ कुएं खुद रही है कि रस्सा बन रहा है। अच्छा, अगर जो लोग नए नए आए हैं इस क्षेत्र में काम करने, तो उनको तो पता ही नहीं चलता कि यहाँ कुएं खोदने का काम हो रहा है कि रस्सी बनाने का, क्योंकि वो जैसे जैसे डालता है वैसे वैसे रस्सा ऊपर बनाने वाले रस्सा बनाते जाते हैं, तो उनको ये पता ही नहीं चलता कि कुएं खोदने का काम है कि रस्सा बन रहा है। कहीं कहीं न तो ज्यादा पत्थर मिलता है न खींप ही, लेकिन रेजानी पानी है तो वहां भी कुइयां जरूर बनती है। मतलब कहीं कहीं ना तो ज्यादा पत्थर मिलता है ना खींप, यानी वो घास विशेष तरह की खींप यानी रस्सा बनाने वाली घास। तो ऐसी जगहों पर भीतर की चिनाई लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती है। तो फिर ऐसी जगहों पे जहाँ रेजानी पानी रोकना है, रेजानी पानी के लिए जो कुएं बनानी है, तो वहां पेड़ों के तनों को रस्से की जगह काम में लेते हैं। मतलब जहां पर रेजानी पानी है लेकिन पत्थर नहीं है, पत्थर मतलब चिनाई के लिए ईंट या पत्थर नहीं है, और घास भी उपलब्ध नहीं है, और उस जगह पे रेजानी पानी है, तो उस पानी में उस पानी के लिए कुएं बनानी है। अब तो कुएं बनाने के लिए घास भी नहीं है, पत्थर भी चिनाई के लिए नहीं है, तो चिनाई कैसे करते थे वो लोग? तो लकड़ी के लंबे लंबे लट्ठों से की जाती है। लट्ठे अरणी वण यानी कैर, कैर जो होता है, बावल या कुम्बट के पेड़ों की डंगालों से बनाए जाते हैं। डंगालों यानी मोटी मोटी टहनियों से या तनों से बनाए जाते हैं। इस काम के लिए सबसे उम्दा लकड़ी अरणी की ही है, पर उम्दा या मध्यम दर्जे की लकड़ी न मिल पाए तो आख तक से काम लिया जाता है। यानी कि अरणी जो है वो अच्छी मानी जाती है इस काम के लिए, और अगर ये ना मिले तो फिर वो लोग आक के पेड़ से भी काम चलाते हैं। यानी राजस्थान में तो आकड़े का पौधा ही मिलता है, तो उसके पौधों के तने से भी वो काम चला लेते हैं। लट्ठे के नीचे से ऊपर की ओर लट्ठे, अच्छा लट्ठे कैसे फिट करते हैं उस कुएं में? देखो, ये लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं। फिर इन्हें खींप की रस्सी से बांधा जाता है, और कहीं कहीं चग की रस्सी भी काम में लाते हैं। यह बंधाई भी कुंडली का आकार लेती है, इसलिए इसे सांपणी भी कहते हैं। यानी कि देखो, आप चित्र देख रहे हो, पेज नंबर 17 पे देखो और 16 पे देखो। 16 पे और 17 पे देखो, आपको दो तरह के यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहे होंगे। 16 पे तो देखो वो खीप की जो रस्सी बनाते हैं उससे कुआं जो है उसका दीवार जो है चिनाई कर रहे हैं लोग रस्से से, है ना। और दूसरा देखो 17 नंबर पे जो चित्र है उसमें देखो लकड़ी के लट्ठे फंसा रखे हैं उन्होंने, लंबे लंबे लट्ठे, और उनको रस्सी से बांध दिया जाता है ना। नए लोगों को समझ भी नहीं आ रहा आएगा कि यहाँ कुएं खुद रही है। नीचे खुदाई और चिनाई का काम कर रहे चेलवांजी को मिट्टी की खूब परख रहती है। नीचे जो खुदाई और चिनाई का काम कर रहा है, यानी खोदता भी जा रहा है और ये रस्सी जो है उसको सेट भी करता जा रहा है, तो ये जो चेलवांजी है उसको मिट्टी की खूब परख होती है। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही सारा काम रुक जाता है। इस क्षण नीचे धार लग जाती है और चेजारो ऊपर आ जाते हैं। यानी जैसे खड़िया खुदाई करते 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 जब वो एकदम नीचे पहुंचे, तो नीचे जब खड़िया पत्थर आ जाता है तो खुदाई का काम रोक दिया जाता है, क्योंकि पानी ऊपर आने लगता है फिर, तो चेजारो सारे ऊपर आ जाते हैं। कुएं की सफलता यानी सजलता उत्सव का अवसर बन जाती है, और जब कुएं अपने आप में बनकर तैयार हो जाती है, सफल हो जाती है, तो उसकी उत्सव सारी यानी सजलता, सजलता मतलब जब कुएं में मीठा पानी आ जाता है तो उत्सव का अवसर बन जाती है। उन लोगों के लिए ये बड़ा ही खुशी का माहौल है। यो तो पहले दिन से काम करने वालों का विशेष ध्यान रखना यहाँ की परंपरा रही है, पर काम पूरा होने पर तो विशेष भोज का आयोजन होता है। चेलवांजी को विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती है। चेजारों के साथ गांव का यह संबंध उसी दिन नहीं टूट जाता। आज प्रथा से उन्हें
आज प्रथा यानी इस प्रथा के अंतर्गत कुएं खोदने वाले को वर्ष भर सम्मानित किया जाता है, पूरे साल भर उसको वो लोग सम्मानित करते हैं। उसे तीज त्योहार, विवाह जैसे मंगलिक अवसरों पर नेक भेंट दी जाती है और फसल आने पर खलियान में उसके नाम के से अनाज का एक ढेर भी अलग लगता है। अब सिर्फ मजदूरी देकर भी काम करवाने का रिवाज आ गया है। और आजकल क्या हो गया है, मजदूरी देकर काम कराते हैं, पहले इस तरीके से करते हैं। अब पेज नंबर 17 से पढ़ेंगे हम लोग अगली क्लास में, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर भी आप कहोगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि मैंने गाइड खरीद ली, गाइड ले लिए, तो अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करती जाऊंगी, तो आप लोग क्वेश्चन आंसर करना चाहोगे तो कर लेंगे, ठीक है। चलो ओके, सी यू, फिर मिलेंगे, बाय। अभी एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी ना, कर चुकी हूँ तो आप लोग कर सकते हो तो कर लेना, ठीक है, ओके।
Good morning to all of you. I hope you guys are able to get me. लास्ट क्लास में क्या कराया था? वैल्यू ऑफ एंगल्स हो गया था, फाइन। वैल्यू ऑफ एंगल्स में मैंने लिखवाई तो 270 तक लिखवाई है, ठीक है। तो 270 से 360 तक की वैल्यू ऑफ एंगल्स भी आप निकाल सकते हो, आपको याद होनी चाहिए वो भी, बिकॉज ऑलमोस्ट वो सेम ही होती है, ठीक है। तो आगे की वैल्यूज भी आपको आपकी बुक में मिल जाएंगी, उनको ध्यान रखना है। एंड मैंने आपको ASTC का रूल बताया होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। एंड ASTC के रूल के साथ में मैंने वैल्यूज, एंगल की वैल्यूज भी निकालना आपको बताया होगा, मैंने सिर्फ लर्न करने को नहीं कहा होगा।